बरसात का मौसम था। किसी भी वक्त बारिश आ सकती थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और बीच बीच में बहुत जोर जोर से बादल भी गरज रहे थे। उस सुनसान रास्ते पर मैं अपनी बाइक लिए आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि तब रात के करीब 12 बज रहे थे। हालांकि अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो इतनी रात गए इस मौसम में बाहर नहीं निकलता, मगर मुझे निकलना आज जरूरी था। दरअसल थोड़ी देर पहले ही मुझे फोन आया था मेरे खास दोस्त का कि उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उसने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। तो बस वहीं से लौट रहा हूँ उन्हें देखकर। अब उनकी हालत सही है, शायद दिल का दौरा था, मगर नसीब बढ़िया था, इसलिए उन्हें कुछ हुआ नहीं। जैसा कि रास्ते पर मेरे अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बाइक को तेजी से भगाए जा रहा था। हालांकि मौसम ठंड का नहीं था, मगर मौसम में नमी थी और इसलिए थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी। खैर, मैं बाइक चलाए जा रहा था कि तभी एकाएक आसमान काले बादलों से पूरी तरह से घिर गया और एक जोरदार बादल गरजने की आवाज के साथ बरसात शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। बारिश में भीगने की मेरी आदत नहीं थी। अगर मैं इस बारिश में भीगा तो पक्का बीमार पड़ ही जाऊंगा। तभी मेरी नज़र वहीं पास ही में एक बंद दुकान के बाहर एक शेड पर गई। मैंने सोचा जब तक बारिश नहीं रुकती क्यों ना इस शेड के नीचे ही रहा जाए। लिहाजा मैंने अपनी बाइक को उस बंद दुकान के शेड के बाहर रोका। बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रहे थे। लग नहीं रहा था कि अभी थोड़ी ही जल्दी में छूट जाएगी, इसलिए मैं उस शेड के नीचे खुद को कंफर्टेबल करके खड़ा रहा और बारिश के रुकने का इंतज़ार करता रहा। एकाएक बारिश और भी तेज होती गई। मैंने अपने बाइक के डिक्की में चेक किया कि शायद मेरी वाइफ ने रेनकोट भर दिया हो, मगर उसमें रेनकोट था ही नहीं। वो भी शायद भूल गई होगी, उसकी भी कोई गलती नहीं है। खैर, मैं वहीं पर खड़े रहकर इंतज़ार करने लगा उस घनघोर बारिश के रुकने का, मगर बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो और भी तेज और फिर और भी तेज होती जा रहे थे। साथ में बादल गरज रहे थे। उस पूरे रास्ते पर मैं अकेला था। कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रुकूं या इस बारिश में भीगता हुआ अपने घर चला जाऊं। मगर फिर सोचा कि अगर मैं भीगता हुआ घर गया तो एक तो बीमार पड़ूंगा, ऊपर से वाइफ डांटेगी, उसका अलग डर। खैर, मैं वहीं पर खड़ा ही रहा। अभी मैं वहां पर खड़े खड़े खुद को किसी तरह उस टूटे फूटे शेड के नीचे बारिश से बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सड़क के दूसरी ओर एक इंसान पर गई। मैंने देखा कि वो इंसान एक पेड़ के नीचे खड़ा था। शायद वो भी बारिश से बचने के लिए ही उस पेड़ के नीचे खड़ा था। बादल बहुत जोर से गरज रहे थे और बिजली भी चमक रहे थे। ऐसे में एक पेड़ के नीचे खड़ा रहना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने उस आदमी को आवाज़ लगाकर कहा, ओ भाई साहब, पेड़ के नीचे मत खड़े रहो, इधर आ जाओ, यहाँ शेड है। मगर मेरी बात सुनकर भी जैसे उस आदमी ने अनसुना कर दिया और वो वहीं उस पेड़ के नीचे ही खड़ा रहा। मुझे लगा कि मेरा क्या, मैंने तो आवाज़ दी थी, अब अगर वो ही नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती। पर तभी एकदम से बिजली चमकी और बिजली चमक कर
उस आदमी के ऊपर गिर गए। मैं डर के मारे एकदम से कांप गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये पल भर में ही क्या हो गया। वो आदमी एकदम से जमीन पर गिर गया। मैं भागता हुआ उस आदमी के पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, मगर जैसे ही मैं उसके पास गया और उसका मुंह अपनी ओर किया तो एकदम से उस आदमी ने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी शक्ल देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, बाल भी जगह जगह से जले हुए थे। तभी उस आदमी ने मेरी ओर देखा और अपनी लाल आंखों से मुझे गुस्से से देखने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है। अभी तो इसके ऊपर बिजली गिरी थी और ये फिर सही सलामत कैसे है। मगर तभी मुझे ध्यान आया कि उसकी आंखें पूरी तरह से लाल है, जैसे लाल बत्ती जल रही हो। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। इतने में ही उस रास्ते से एक गाड़ी गुजरी। मैं किसी तरह उस आदमी से छूटकर भागते भागते उस गाड़ी के पास पहुंचा। मैंने उन्हें पूरी बात बताई और फिर उस आदमी की ओर देखकर इशारा किया, मगर वहां अब कोई आदमी था ही नहीं। मैं समझ गया कि यह मामला कुछ सही नहीं है। मैंने अपना बाइक उठाया और बारिश में भीगते हुए ही अपने घर की ओर निकल गया। मगर वो सब क्या था, यह आज तक मैं समझ नहीं पाया। हमेशा की तरह ही उस रात भी मैं वापस काम से घर लौट रहा था। रास्ते में हमेशा की तरह ही मैं अकेला ही था, क्योंकि रास्ता सुनसान और जंगल वाला था। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी, जिसकी रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़ रहा था। हालांकि रास्ते पर लाइट्स थी, मगर काफ़ी दूर दूर पर, जिस वजह से रास्ते पर आधी अधूरी रोशनी ही पहुंच पा रहे थे। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी अचानक से किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन का दोस्त राजेश है। राजेश, जिसे ना जाने कितने ही सालों से मैंने नहीं देखा था, मगर उसका चेहरा मुझे आज भी अच्छे से याद है। राजेश ने मुझे देखा और फिर मेरे हाथों में एक कागज की पुड़िया थमा दी। मैंने उस पुड़िया को खोल कर देखा तो वो एक चिट्ठी थी। मैंने राजेश से पूछा, ये क्या है बे? क्या तू बोल नहीं सकता? ये चिट्ठी क्यों पकड़ा रहा है? इस पर राजेश ने कहा, बस इसे पढ़ता जा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने सालों के बाद मिले हैं और ये क्या मुझे बेकार सी चिट्ठी पढ़ने को कह रहा है। खैर, फिर भी मैंने वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसमें राजेश ने अपने हिसाब से लिखा हुआ था, मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ था और बचपन भी यहीं बीता था, पर मैं जब 15 का हुआ तो पिताजी के तबादले के वजह से हमें रतलाम जाना पड़ा। लेकिन मुंबई से मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। रतलाम भी अपने आप में शानदार है, पर मुंबई से कई ऐसी यादें जुड़ी है जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ये घटना तब की है जब मैं 14 साल का था और अपने कुछ दोस्तों के साथ साइकिल चलाने जाया करता था। मैं जहाँ रहता था वहीं पास ही एक वीरान कॉलोनी थी जो लगभग खंडर बन चुकी थी। उस कॉलोनी के आसपास का इलाका भी वीरान था और वहाँ कई पेड़ और झाड़ियाँ भी उग गई थी कई सालों में। उसी कॉलोनी के पास एक मेन रोड जाती थी। बस हमें इस वीरान इलाके में जीवित लोग नजर आते थे। इनमें से ज़्यादातर लोग अपने काम और कॉलेज से आते जाते थे इस रोड से। हमारी कॉलोनी से साइकिल चलाने के लिए बस यही जगह थी, इसलिए हम उस वीरान कॉलोनी में जाया करते थे। वहाँ रास्ते काफ़ी बड़े थे और खुले थे। रास्तों में कोई रुकावट नहीं थी,
जिसकी वजह से हम दिल खोलकर साइकिल रेस लगाते हैं। यूं ही एक बार मैं अकेला ही साइकिल चलाने चला गया उस वीरान कॉलोनी में, और इत्तेफाक से उस दिन रोड पर भी बहुत कम लोग ही थे। ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश का मौसम था, आसमान पर जैसे अंधेरा सा छा गया था, और रोड किनारे पेड़ों पर लगे फूलों की खुशबू ने मूड खुश कर दिया था। धूप भी नहीं थी, वहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। मैं तब साइकिल रोड के कई बार से चला रहा था, और तब मुझे वो दिखी, वो जिसकी सूरत मैं कभी नहीं भूल सकता। रोड के दाईं ओर लाल फूलों वाले पेड़ की छांव में एक सुंदर लड़की थी, जिसने सफ़ेद रंग की कुर्ती और जीन्स पहन रखे थे। उसने काले छोटे बाल, और सिर्फ बाल उसके गर्दन तक थे, और चेहरे पर मोह लेने वाली मुस्कान। उसकी नज़र मेरी नज़र से मिली, और फिर उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे हाथ हिलाकर इशारा किया। मेरी आंखें उसी लड़की की ओर गड़ गईं, और मैं आने जाने वाले आसपास की दुनिया से बेखबर जैसे होश ही खो बैठा, और जा टकराया एक हट्टे कट्टे सरदार जी से। उनसे माफ़ी मांगकर मैं मुड़ा तो देखा वो लड़की वहाँ कहीं नहीं थी। सिर्फ कुछ ही पलों में वो लड़की अचानक कहाँ चली गई, पता नहीं। उस लड़की ने मुझ पर क्या जादू किया था, पर अब मुझे उसे दोबारा देखना था। ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा कि इस रोड पर कॉलेज के लड़की लड़कियां आते जाते रहते हैं। अगले दिन वो लड़की शायद उसी समय वापस दिखे, इसीलिए मैं हर दिन ठीक उसी समय पर इंतज़ार करने लगा उस लड़की का, मगर वो मुझे कभी नहीं दिखी। इस बात से कि मैं उस लड़की को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा मेरा दिल टूट गया, और मैं कई दिनों तक उदास रहा। फिर मैं 10वीं कक्षा में चला गया, और 10वीं की पढ़ाई के चलते उस लड़की की यादें मेरे दिमाग के एक कोने में जाकर छुप गईं। मैंने 10वीं बहुत अच्छे से पास किया, और फिर अपने परिवार के साथ रतलाम शिफ्ट हो गया, नए शहर में बसने, वहाँ की ज़िंदगी की आदत डालने। कॉलेज में एडमिशन और फिर कॉलेज की पढ़ाई ने मेरा ध्यान उस लड़की से भटकाए रखा। कॉलेज पूरा करने के बाद मैंने एक अच्छी सी नौकरी ढूंढी, और फिर वापस आ गया अपने असली घर मुंबई में। 10 सालों में मुंबई काफ़ी बदल चुका था। अब यहाँ भीड़ भी बढ़ गई थी, और ऊंची ऊंची इमारतें भी थी। मैंने मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ बैठा रखी थी, और वो थी उस लड़की को ढूंढना। पर क्या 10 सालों में मैं उस लड़की को पहचान पाऊंगा, उसे ढूंढ पाऊंगा? ऐसा थोड़ी ही हो पाएगा। यही सवाल मेरे दिमाग में कई बार आया, मगर मैं निराश नहीं हुआ। मैं फिर अपने पुराने घर की ओर गया। हमारी और वो वीरान कॉलोनी कब की गिरकर वहाँ नई बिल्डिंगें बनाई जा चुकी थी, और अब वहाँ वो रोड भी नहीं था, और जैसा का तैसा। पर मुझे वहीं पास ही में किराए का एक मकान मिल गया, जहाँ से वो थोड़ा सा जो रोड बचा था वो मुझे दिखाई देता था, ताकि कभी वो लड़की मुझे दिख जाए। मैंने फिर अपनी तहकीकात शुरू की, और वहाँ के पुराने स्थानीय निवासियों से पूछा, और मेरे कुछ चौंकाने वाली बात पता चली। इनमें से कुछ लोगों ने उस लड़की को देखा था। इसके बाद मुझे कुछ और लोग भी मिले जिन्होंने उस लड़की को देखा था। इनमें से कुछ की कहानी लगभग मेरी तरह ही थी, पर कुछ की अलग। कुछ लोग जब अपने वाहन से जा रहे थे, तब वो लड़की अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ जाती, और फिर गाड़ी के आर पार हो जाती। मुझे पहले इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि वो लड़की असल में एक आत्मा है, पर हाल ही में जिन लोगों ने उस लड़की को देखा था उनके अनुसार वो एक जवान लड़की थी। मैं इन सब बातों से कंफ्यूज होने लगा था
इसी बीच एक तहकीकात के दौरान एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा इन आत्माओं के चक्कर में मत पड़ो, उसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। पर मैं उसे न भूल पा रहा था और ना ही उसे जाने दे पा रहा था। बस यही तो मेरी दिक्कत थी। मैंने उस लड़की की पहचान के बारे में जानने की भी कोशिश की, पर कुछ भी पता नहीं चला। इन सभी किस्सों पर गहराई से सोचने पर मुझे एक बात ही पता चली कि वो लड़की जब भी किसी को दिखती है तो सिर्फ एक बार ही दिखती है, उसे दोबारा किसी ने नहीं देखा। साथ ही वो आत्मा कोई बुरी नहीं, वो बुजुर्ग से लेकर बच्चों और मर्दों से लेकर औरतों को सबको दिखी है, पर किसी को भी उस लड़की को लेकर आकर्षण नहीं हुआ जैसा कि मेरे साथ हुआ। कई लड़कों के हिसाब से वो उनकी द्वारा देखी गई सबसे सुंदर लड़की थी, पर फिर भी उन्हें उस लड़की से इश्क नहीं हुआ। शायद वो लड़की कोई जादू नहीं करती लोगों को, और शायद उसके लिए मेरी मोहब्बत सच्ची है। इसलिए मैंने एक फैसला लिया जो शायद लोगों को बेवकूफ़ाना लगे, पर यही एक तरीका था जिससे उस लड़की को दोबारा देखने की मेरी तमन्ना शांत हो। तो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि ये सब लिखते वक्त मैं अपने पूरे होशो आवास में हूँ, और ये सब मैं अपनी खुद की मर्जी से कर रहा हूँ। बस इतना चाहता था कि मेरे परिवार को और दुनिया को मेरी प्रेम कहानी पता चले। इसलिए एक आत्मकथा रूपी सुसाइड नोट लिखने जा रहा हूँ। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे उस लड़की को दोबारा देखना है, बार बार देखना है, और ये तमन्ना तभी पूरी हो सकती है जब मैं भी आत्मा बन जाऊं। इसलिए मुझे मरना ही होगा। पूरा लेटर पढ़कर ख़त्म करने के बाद मैंने नज़र घुमाकर राजेश की तरफ देखा और फिर मैंने कहा, अबे तू पागल है क्या? एक लड़की के चक्कर में ये सब क्या कर रहा है? इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर ये क्या, मेरा हाथ उसके हाथ के आर पार हो गया। मैं चौंक सा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो गया। मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार कैसे हो गया। तभी राजेश ने रुककर मेरी तरफ देखा और फिर एक मुस्कान दी और फिर हवा में धुआं सा हो गया, यानी कि राजेश मर चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।